Good morning students, I am Vineet Uttam, your SST teacher, and today we are going to discuss the chapter number 11 of history, colonialism and urban change. So in this chapter we will discuss about the de-urbanization, growth of new towns, the implication of colonial policies and institutions. So let's start. In the 16th and 17th century, the Mughals made the Fatehpur Sikri, Lahore, Delhi and Agra as their capitals from time to time. ठीक है ना, समय समय पर उन्होंने इन शहरों को अपनी राजधानी बनाया. So these places were adorned with the monuments and the magnificent structure and so इन जगहों पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और जो मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स थे वो बनाए गए थे. इंडिया, मदुरई, द कांचीपुरम, तंजौर एंड द हम्पी वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन्स ड्यूरिंग मेडुअल पीरियड. ठीक है, मेडुअल पीरियड में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या थे, टाउन्स थे. ड्यू द डिक्लाइन ऑफ द मतलब कि 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, तो ये जो पुरानी इम्पोर्टेड टाउन्स थे धीरे धीरे अपने सिग्निफिकेंस खोने लगे और जो नए रीजन्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, पावर्स में आने लगे और नए नए टाउन्स और सिटीज़ क्या हुई, डेवलप होनी स्टार्ट हो गई. एंड द न्यू टाउन्स लाइक जैसे कि लखनऊ, हैदराबाद, पूना एंड द श्री नगपत्तनम, बड़ौदा, ये सब नए शहर बन के आए. इसके बाद द सिटी लाइक द सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका विच इमर 17th सेंचुरी, ये 17th सेंचुरी में इमर्ज हुए. ठीक है, फिर इसके बाद डी अर्बनाइजेशन के बारे में बात करते हैं. तो डी अर्बनाइजेशन में द डी अर्बनाइजेशन इज द हिस्टोरिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मेनी अर्बन सेंटर्स. मतलब कि जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे जो अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन हुए थे. तो कॉलोनियल रूलर्स द मेन रीजन्स ऑफ द डी अर्बनाइजेशन वर, मतलब कि जो डी अर्बनाइजेशन था उसका मेन रीज़न क्या थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. द कॉलोनियल रूलर्स हैड इंटरेस्ट टू ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर कॉलोनी इन इंडिया. मतलब जो कॉलोनियल रूलर्स थे उनका जो इंटरेस्ट था वो ग्रोथ करना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी जो भारत की कॉलोनीज थी उसमें, जो भारत कॉलोनीज थी उसमें. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. ट्रेडिशन मीन्स द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन जब होने लगा, इससे हुआ क्या कि ट्रेड एंड अदर एक्टिविटीज़ क्या होने लगी, डिमिनाइज होने लगी टाउन्स में, और जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी. ठीक है, ग्रोथ ऑफ द न्यू टाउन्स. अब जो न्यू टाउन्स थे उनकी ग्रोथ के बारे में अब हम लोग बात करेंगे. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मेनी ओल्ड टाउन्स द न्यू अर्बन सेंटर्स इमर्ज. These new centers were the different from the old ones in many aspects. They were well planned and the situated of the British needs of the trade, administration, lancers and the urbanization under the control rules. देखिए, जो नए जो पुराने टाउन्स थे धीरे धीरे वो डिक्लाइन हुए, उनकी जगह पे जो नए टाउन्स बने, जो सेंटर्स बने, उनमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वेल प्लान करके बनाया अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत के हिसाब से. उनमें कौन कौन से थे, सबसे पहले ये देखते हैं. नंबर 1 पे देखेंगे हम लोग प्लान्ड टाउन. कौन कौन से ऐसे टाउन्स थे जो प्लान किए गए थे. तो सबसे पहले इस तरीके के बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ का निर्माण ब्रिटिशर्स ने कराया. दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह इसके जो एग्जाम्पल है. ठीक है ना. अब पोर्ट सिटीज़ के बारे में देखेंगे तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड बहुत सारे पोर्ट सिटीज़ बनाए गए, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई हो गया है वो, एंड मद्रास, आप चेन्नई हो गया है, और मतलब इस तरीके के जो इम्पोर्टेंस सिटीज़ थे वो कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए क्या इमर्ज किए गए. ठीक है. फिर थे आपका हिल स्टेशन. हिल स्टेशन मतलब कि जैसे शिमला, माउंट आबू, दार्जिलिंग, इस तरीके के जो हिल स्टेशन थे वो अंग्रेज़ों के साथ जो ब्रिटिशर्स थे उनके समय में क्या किए गए, डेवलप किए गए. और इन 1974 द विक्ट्री जॉन लॉरेंस तो थे, उन्होंने शिमला को ऑफिशियल अपनी कैपिटल बना दिया था. ठीक है. और वहाँ पर उन्होंने चाय और जो कॉफ़ी थी उसका प्लांटेशन करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कंटेनमेंट टाउन्स के बारे में। तो जैसे आपका कंटेनमेंट टाउन्स में जैसे मेरठ हो गया, कानपुर है, या लैंडसाउंड का है, इस तरीके के जो सिटीज़ थे वो उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इम्प्लीकेशन ऑफ कॉलोनीज पॉलिसी, colonial policy and the institutions. So first we will discuss about the public work department. Earlier the military officer was responsible for the public work department. ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए मिलिट्री रिस्पॉन्सिबल होती थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड डलहौजीज गवर्नरशिप, मतलब लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर थे उस समय ही अपॉइंटेड द कमीशन ऑफ द एवरी प्रेसिडेंसी टू रिपोर्ट अबाउट द सिविल वर्क, मतलब सिविल वर्क के जो सभी प्रेसिडेंसियाँ थी उनको सिविल वर्क की रिपोर्ट के लिए उन्होंने कमीशन अपॉइंट किया था। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्या किया, क्रिएट किया था। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द म्यूनिसिपलिकेशन, मतलब म्यूनिसिपालिटीज़ मतलब या जो आप जैसे आपके नगर पालिका वगैरह होती है। ठीक है, तो द एस्टेब्लिश ऑफ द म्यूनिसिपालिटीज़ बिगन द 1864 अंडर द म्यूनिसिपल द एम्पावरमेंट एक्ट, मतलब 1864 में 1864 पे वो किया गया था। फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज म्यूनिसिपालिटीज वाज सेट अप, दे आर द कंस्टिट्यूट ऑफ द एंड द नॉमिनेटेड और द इलेक्टेड मेंबर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है ना। नाउ और इसके बाद 1868 में अंडर द डिस्ट्रिक्ट टाउन्स एक्ट दीज म्यूनिसिपालिटीज़ वर एक्सटेंडेड टू द स्मॉलर टाउन एज वेल, मतलब जब 1868 का जो अमेंडमेंट किया गया तो उसके बाद इनको जो अर्बन टाउन्स थे, जो स्मॉल टाउन्स थे, वहाँ पर भी इनको क्या किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ वर्स क्रिएटेड बिटवीन द 1864 एंड द 1868, मतलब कब, 1864 से लेकर 1868 के बीच में। इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अंडर टू द ब्रिटिश कंट्रोल, लेटर द लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन 1882, मतलब कि पहले क्या होता था, पूरा ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में रहता था और लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लोकल गवर्नमेंट का 1882 में, 1882 में, है ना। इन द प्रेसिडेंसी सिटीज लाइक बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, लोकल बॉडीज फंक्शन एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द प्रोविडेंट गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो ये जो शहर थे वो एग्जाम्पल है उसका। द मैंट्यूज एक्सपोर्ट रिपोर्ट इन 1918 द रिकमेंडेड दैट द मैक्सिमम पॉसिबल इंडिपेंडेंस शुड बी द गिवन द लोकल बॉडीज। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन एक्ट 1935 introduced the provincial autonomy, which gave the further the impetus to the development of the local bodies। ठीक है ना। कब, जो भारतीय हमारा अधिनियम है 1935 में, तो याद रखिएगा डेट को। फिर पुलिस के बारे में बात करते हैं तो होता क्या था, अर्लियर ड्यूटीज ऑफ द पुलिस वर फॉर्म बाय द जागीरदार या जमींदार, मतलब जागीरदार या जमींदार के द्वारा वो फॉर्म की जाती थी, लेकिन बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको मेंटेन, लॉ ऑर्डर को मेंटेन किया और एक ऑर्गेनाइज जो यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम था उसको स्टार्ट किया। ठीक है, इन 1860 ड्यूरिंग द लॉर्ड मैकाले टेन्योर द पेनल कोड, जिसको IPC हम लोग कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, वाज ड्रॉन, मतलब कि इनके समय में ही क्या किया गया था, इसको जो इंडियन पेनल कोड है वो क्रिमिनल्स के लिए क्या किया गया था, मतलब कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, एट वाज सेटअप इन द 1861 यूनिफॉर्म एंड द डिफेक्टिव पुलिस सिस्टम। एंड पुलिस सिस्टम भी देखिए पहले की तरह ही काम किया करता था जैसे आज काम करता है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। पहले के समय में भी यही होता था कि जो डिस्ट्रिक्ट का एक ऑफिसर होता था, जैसे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपने यहाँ है, फिर उसके नीचे अलग अलग मतलब सब जो ऑफिसर्स होते थे, फिर चौकी, कोतवाली, थाना, है ना। तो इसी तरीके से पहले भी हुआ करता था। तो जो चौकीदार होता था तो वो रिस्पॉन्सिबल होता था गांव वगैरह के लॉ, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट माना जाता है वो उसको, जैसे आज के समय में वैसे सेम सिस्टम था। ठीक है, रेलवे लिंक के बारे में हम लोग बात करते हैं तो देखिए रेलवे
With the development of the railways, link of the old trade routes suffered a lot, and it gave the service back on the moneylenders, the wholesalers, and the involved in the trading activities. ठीक है, लाल डलहौजी made the tremendous contribution in the expansion of the Indian railways by the linking of the hinterlands with the cities, town, ports, and the एरियाज ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है ना. तो किसने, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था उसको एक्सपेंड करने के लिए. मतलब हर जगह, टाउन्स में, पोर्ट्स में, छोटे एरियाज में, सिटीज़ में जहाँ पर भी प्रोडक्शंस होते थे. ब्रिटिश कंपनी ने उस समय लगभग 95 मिलियन पाउंड्स, मतलब 1875 में उन्होंने इतना पैसा खर्च किया था उसके रेलवे के मतलब एक्सपेंशंस के लिए, उसको बढ़ाने के लिए. विद दिस एफर्ट विद द रेलवे रूट कनेक्टिंग द 3 मेजर पोर्ट्स, मतलब और इस प्रयास से जो 3 मेजर पोर्ट्स उस समय के बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, यहाँ तक इनको क्या कर लिया गया था, कनेक्ट कर लिया गया था. ठीक है. एंड कब की बात है ये, 1880 की. So students, I hope you enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any query, then you can ask me. Till then, bye bye.